मंगोल राजा चंगेज़ खान ने इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। मंगोलियाई पठार की खानाबदोश जनजातियों को एक साथ करने के बाद उन्होंने मध्य एशिया और चीन के बड़े हिस्से पर जीत हासिल की। उनके वंशजों ने पोलैंड, वियतनाम, सीरिया और कोरिया जैसे दूर दराज की जगहों को आगे बढ़ाते हुए साम्राज्य का और भी ज़्यादा फैलाव किया। अपने चरम पर मंगोलों ने 11 से 12 मिलियन वर्ग मील अफ्रीका के आकार के एक हिस्से को अपने काबू में किया। चंगेज़ खान के हमलों के दौरान कई लोगों को मारा गया, लेकिन उन्होंने अपनी आवाम को मजहबी आज़ादी भी दी। जुल्म को ख़त्म कर दिया गया, कारोबार को बढ़ाया और पहली अंतर्राष्ट्रीय डाक फैसिलिटी बनाई। चंगेज़ खान की मौत सन 1227 में शीजिया के चीनी राज्य के खिलाफ एक सैन्य अभियान के दौरान हुई थी। बाद में चंगेज़ खान मॉडर्न मंगोलिया और साइबेरिया के बीच की सरहदों में सन 1162 के आसपास पैदा हुए थे। कहा जाता है कि वो अपने दाहिने हाथ में खून का धब्बा लेकर दुनिया में आए थे। उनकी मां को उनके पिता ने अगवा कर लिया था और शादी के लिए मजबूर किया था। उस वक्त मध्य एशियाई स्टेपी पर दर्जनों जनजातियां लगातार एक दूसरे से लड़ रही थीं और चोरी कर रही थीं। तैमूजिन के लिए जिंदगी हिंसक थी। इससे पहले कि वो 10 साल के हुए, उनके पिता को एक दुश्मन कबीले ने जहर देकर मार डाला। तैमूजिन के अपने कबीले ने उन्हें खिलाने से बचने के लिए उन्हें, उनकी मां और उनके 6 भाई बहनों को छोड़ दिया। मंगोल नेता चंगेज़ खान ने कभी किसी को अपनी पेंटिंग बनाने या किसी सिक्के पर अपनी समानता उकेरने की इजाज़त नहीं दी। उनकी मौत के बाद उनकी पहली छवियां सामने आईं। इसके फ़ौरन बाद तैमूजिन ने अपने बड़े सौतेले भाई की हत्या कर दी और गरीबी से जूझ रहे घर के मुखिया के रूप में परिवार को संभाला। उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें कबीले के जरिए गुलाम बना लिया गया, जिसने उन्हें छोड़ दिया था। चंगेज़ खान के बचपन के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो मंगोलों के गुप्त इतिहास से आता है, जो मंगोलियाई इतिहास और साहित्य का सबसे पुराना ज्ञात कार्य है, जो उनकी मौत के फ़ौरन बाद लिखा गया था। प्रथा के खिलाफ जाते हुए तैमूजिन ने प्रमुख पदों पर रिश्तेदारों के बजाय काबिल सहयोगियों को रखा और कुछ मेंबर्स को अपने कबीले में शामिल करते हुए दुश्मन जनजातियों के नेताओं को मार डाला। उन्होंने आदेश दिया कि पूरी जीत के बाद तक सभी लूटपाट का इंतज़ार करें और उन्होंने अपने योद्धाओं को परिजनों की परवाह किए बिना 10 की इकाइयों में संगठित किया। तैमूजिन एक जीववादी थे और उनके अनुयायियों में ईसाई, मुस्लिम और बौद्ध शामिल थे। सन 1205 तक उन्होंने अपने पूर्व में सबसे अच्छे दोस्त जमूका सहित सभी को जीत लिया था। अगले साल उन्होंने क्षेत्र के हर हिस्से से एक बैठक बुलाई और आधुनिक मंगोलिया के आकार के सम्मान में राष्ट्र की स्थापना की। उन्हें चंगेज़ खान भी घोषित किया गया था, जो मोटे तौर पर सार्वभौमिक शासक का अनुवाद करता है, एक ऐसा नाम जो पश्चिम में चंगेज़ खान के रूप में जाना जाने लगा। स्टेपी जनजातियों को एकजुट करने के बाद चंगेज़ खान ने लगभग 10 लाख लोगों पर शासन किया। आदिवासी युद्ध के पारंपरिक वजह को दबाने के लिए उन्होंने विरासत में मिली कुलीन उपाधियों को खत्म कर दिया। उन्होंने महिलाओं की बिक्री और अपहरण पर भी रोक लगा दी, किसी भी मंगोल की दास्तां पर प्रतिबंध लगा दिया और पशुधन की चोरी को मौत की सज़ा दी। इसके अलावा चंगेज़ खान ने एक लेखन प्रणाली को अपनाने का आदेश दिया, एक नियमित जनगणना आयोजित की, विदेशी राजदूतों को राजनयिक प्रतिरक्षा प्रदान की और धर्म की आज़ादी की इजाज़त दी। चंगेज़ खान का मंगोलिया के बाहर पहला अभियान उत्तर पश्चिमी चीन के शीजिया साम्राज्य के खिलाफ हुआ। छापे की एक श्रृंखला के बाद मंगोलों ने सन 1209 में एक बड़ी पहल शुरू की, जो उन्हें शीजिया की राजधानी यिनचुआन के दरवाजे तक ले आई। अन्य सेनाओं के उलट मंगोलों ने घोड़ों के एक बड़े रिजर्व के अलावा बिना किसी आपूर्ति ट्रेन के साथ सफ़र किया। सेना में लगभग पूरी तरह से
अश्वारोही शामिल थे जो विशेषज्ञ सवार थे और तीर कमान के साथ घातक थे। यिंचुआन में मंगोलों ने एक झूठी वापसी उनके हस्ताक्षर रणनीति में से एक को तैनात किया और फिर घेराबंदी शुरू की। हालांकि शहर में बाढ़ लाने का उनका प्रयास नाकाम रहा। शीजिया शासक ने समर्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। मंगोलों ने अगली बार उत्तरी चीन के जिन वंश पर हमला किया। इसके शासक ने चंगेज़ खान की अधीनता की मांग करने की गलती की थी। सन 1211 से सन 1214 तक तादाद में कम मंगोलों ने गांवों के इलाकों को खत्म कर दिया और शरणार्थियों को शहरों में भेज दिया। खाने की कमी एक परेशानी बन गई और जिन सेना ने अपने ही हजारों किसानों को मार डाला। सन 1214 में मंगोलों ने झोंगडू यानी अब बीजिंग की राजधानी को घेर लिया और जिन शासक बड़ी मात्रा में रेशम, चांदी, सोना और घोड़े सौंपने के लिए तैयार हो गए। जब जिन शासक ने बाद में अपने दरबार को कैफेंग शहर में दक्षिण में स्थानांतरित कर दिया तो चंगेज़ खान ने उन्हें अपने समझौते के उल्लंघन के रूप में लिया और जिन रेगिस्तानी लोगों की मदद से बीजिंग को ज़मीन पर गिरा दिया। सन 1219 में चंगेज़ खान वर्तमान तुर्कमेनिस्तान यानी आज के उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान में ख्वारिज़्म साम्राज्य के खिलाफ युद्ध के लिए गए थे। वहाँ के सुल्तान एक कारोबारी संधि के लिए सहमत हो गए थे, लेकिन जब पहला कारवां आया तो उनका सामान चोरी हो गया और उनके कारोबारी मारे गए। सुल्तान ने फिर चंगेज़ खान के कुछ राजदूतों की हत्या कर दी। एक बार फिर से कम तादाद में होने के बावजूद मंगोल गिरोह बुखारा, समरकंद और गेंज सहित एक के बाद एक ख्वारिज़्म शहर में बह गया। इस बीच अगले हमले के दौरान अकुशल श्रमिकों को अक्सर मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। चंगेज़ खान के युद्धों के दौरान कितने लोग मारे गए ये आज तक कोई नहीं बता पाया, क्योंकि मंगोलों ने आतंक फैलाने के एक तरीके के रूप में अपनी शातिर छवि का प्रचार किया। जब चंगेज़ खान सन 1225 में मंगोलिया लौटे तो उन्होंने जापान के सागर से लेकर कैस्पियन सागर तक के बड़े इलाके को काबू किया। फिर भी उन्होंने अपना ध्यान शीजिया साम्राज्य की ओर वापस मोड़ने से पहले लंबे वक्त तक आराम नहीं किया, जिसने ख्वारिज़्म हमले में सैनिकों को योगदान देने से इनकार कर दिया। सन 1227 की शुरुआत में एक घोड़े ने चंगेज़ खान को ज़मीन पर फेंक दिया, जिससे आंतरिक चोटें आईं। उन्होंने अभियान को आगे बढ़ाया, लेकिन उनकी तबीयत कभी ठीक नहीं हुई। 18 अगस्त सन 1227 को शीजिया को कुचले जाने से ठीक पहले उनकी मौत हो गई। चंगेज़ खान ने इतिहास में किसी भी अलग इंसान की तुलना में दुगनी से ज़्यादा ज़मीन पर जीत हासिल की। तो इसी की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।